अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, एक नई सुबह के साथ, एक नई सोच के साथ, कुछ नए वलवले, नए ख्वाब लिए हम हाजिर खिदमत हैं। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मैं हूँ गज़ल अमान। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद, आपको वेलकम करेंगे सुबह की सोच में। और आज शुक्र है थोड़ी सी धूप निकल आई है, बारिश वाला सामान है, लेकिन कराची बहुत कराची डूब रहा है, हाल खराब है वहाँ पर, कराची डूब गया। लेकिन आगे चलकर कराची से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले हम आगाज करते हैं अपनी ट्रेंडिंग स्टोरीज के हवाले से। तो बात करेंगे जी, जनूबी कोरिया ने जराइम की रोकथाम के लिए होलोग्राफिक पुलिस एहलकार मुतारिफ करवा दिए हैं। आपको पता है कि जो ये एक टेक्नोलॉजी और जिसमें 3D नुमाइश होती है लोगों की उस तरह से, जो कि एक मुनफरिद और काफ़ी इंटरेस्टिंग तकनीकी इकदाम भी समझा जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मंसूबे के तहत सोल की पार्क में एक जिंदा साइज 3D होलोग्राफिक पुलिस एहलकार को नस्ब किया गया है और ये हर रात शाम 7 बजे से 10 बजे तक फाल रहता है। और ये एहलकार सयाहों को ये पैगाम देता है कि अगर तशद्दुद या किसी हंगामी सूरत हाल में आपको ज़रूरत पड़े पुलिस की, तो वो फौरी तौर पर आपके सामने हाजिर खिदमत होगी। और यही हर जगह निगरानी जो है कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। और पुलिस ने अक्टूबर 2024 से मई 2025 के दौरान पार्क के गिरदोनमा में होने वाले जराइम में तकरीबन 22% कमी नोट की है। और अगर हम मुकाबला करें, इसका कंपैरिजन करें अक्टूबर 2023 से मई 2024 के दादोशुमार से, तो ये कमी आई है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि पुलिस स्टेशन के चीफ ऑन डोंग के मुताबिक ये होलोग्राफिक एक स्मार्ट सिक्योरिटी डिवाइस के तौर पर भी काम करता है, जो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है और बद इंतज़ामी से बाज रहने की नफसियाती जो असर है वो भी कम हो जाता है। और अगरचा निगाह से ये वाज़े होता है कि ये असल पुलिस एहलकार नहीं है, फिर भी इनका वजूद जो है वो इस तरह से है कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल रियलिटी है और ये अब काम भी कर रहा है और इससे जराइम की रोकथाम भी हो रही है। बिल्कुल ऐसी है गज़ल। और ये AI की टेक्नोलॉजी है, ये 3D टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी है जो दुनिया जिसकी तरफ तेज़ी से जा रही है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक उस तरफ उतनी तेज़ी से नहीं जा रहे जितनी तेज़ी से दुनिया इंप्लीमेंट कर रही है। और अब देखिए कि पुलिस ऑफिसर भी आप इसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक किस्म का आपने लोगों को डराने के लिए एक फेस खड़ा कर दिया। दूर से आपको नजर आएगा कि ये पुलिस ऑफिसर है, लेकिन एक्चुअल में वो पुलिस ऑफिसर 3D टेक्नोलॉजी की बदौलत होता है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको एक और बात बताते हैं जो कि इंटरनेट रिलेटेड है, 3G रिलेटेड है, AI रिलेटेड है। जापान ने दुनिया की तेज़ तरीन इंटरनेट रफ्तार का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसके मुताबिक आप नेटफ्लिक्स में पाकिस्तान में अगर किसी सीजन की एक एपिसोड डाउनलोड करें तो आपको कितना वक्त लगता है गज़ल? तकरीबन कितना लगता है? आधा घंटा लगता है। आपका नेट बहुत स्लो है, मेरा लगता है 15 मिनट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नेट स्लो हो जाए ना, पाकिस्तान में रहते हैं, आप नेट की ऐसे ही है। लेकिन बात यह है कि अगर आपका इंटरनेट अच्छा भी चल रहा है तो तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आपका एक सीजन डाउनलोड होने में लगा देता है। लेकिन ये जो इंटरनेट है जो जापान ने लगाया, इसमें आप पूरे के पूरी नेटफ्लिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें आपको बताऊं कि इसकी जो स्पीड है वो है 1.02 पेटाबिट्स फी सेकंड की हैरानकुन रफ्तार हासिल की है इसने। और ये कारनामा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NICT ने एक लेबॉर्ट्री के तजर्बे में अंजाम दिया, जिसके लिए 19 कवर वाले जदीद ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया गया, जो तकरीबन 1800 किलोमीटर के फासले तक डाटा मुंतकिल करने के काबिल हैं। इस रफ्तार का मतलब यह है कि नजरियाती तौर पे पूरी नेटफ्लिक्स, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उसकी लाइब्रेरी को आप 1 सेकंड से भी कम वक्त में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बैक वक्त लाखों आप वीडियोस को बगैर रुकावट के स्ट्रीम किया जा सकता है। और ये रफ्तार दुनिया में राइज औसत इंटरनेट रफ्तार से लाखों गुना ज़्यादा है और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क की रफ्तार से भी कहीं ज़्यादा इसको समझा जा रहा है। और ताहम माहिरीन ने वाज़ेह किया कि ये रिकॉर्ड तजुर्बाती और मुकम्मल तौर पर लेबॉर्ट्री के लिए मौजू हालात में हासिल किया गया। और इस तजुर्बे ने जापान की जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है उसमें तहकीकाती बर्तरी को एक बार फिर साबित कर दिया। और अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं कि ये जो 1 पेटाबिट है, इसकी बेसिकली कंपैरिजन में कितना है, तो ये 1000 टेराबाइट्स के बराबर है। और एक जो पेटाबिट है गज़ल, वो 1 अरब MBs के बराबर है, मेगाबिट्स के बराबर है 1 पेटाबिट्स, जो इतनी फास्ट स्पीड में जापान में तजुर्बा हो चुका है। और बहुत ही कम अरसे में आपको ये आप कमर्शियल बुनियादों पर भी कहीं ना कहीं ऑफिस में नजर जरूर आएगा। टाइम कितना बताया था इनका? किसका? जिसमें आप पूरी डाउनलोड सेकंड्स, विद इन सेकंड्स में पूरा नेटफ्लिक्स
पूरा नेटफ्लिक्स आप उसकी लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर। और हम बात कर रहे थे आधे घंटे की और घंटे की और 15 और 20 मिनट की, खैर ये भी बहुत ज़्यादा है। कब ये चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी इसका इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी, और आपको बताते हैं कि अक्सर इश्तहारात आपने देखे होंगे कि मैचेस में चलते रहते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ पाकिस्तान और भारत की, तो पाक भारत मैच में टीवी इश्तहार के 10 सेकंड्स का रेट कितना होगा? मेरा ख्याल है कि लाखों में तो होगा। लाखों में तो होगा, लेकिन कितने में होगा ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपको बताऊं सितंबर की बात, तो सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 में पाक भारत मैच की वजह से स्पॉन्सरशिप और इश्तहारात के नर्ख आसमान से बातें करने लगे हैं। भारतीय मीडिया टीवी इश्तहारात और डिजिटल एड्स की रेट लिस्ट सामने ले आया है, और भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच के दौरान टीवी इश्तहार का रेट 10 सेकंड्स का सिर्फ 16 लाख भारतीय रुपए होगा, जबकि आप ये देखें कि को प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप का रेट 18 करोड़ भारतीय रुपए है। इसी तरह से एसोसिएट पार्टनरशिप का रेट 13 लाख भारतीय रुपए रखा गया है, और इश्तिहार के पैकेज की कीमत 4.48 करोड़ भारतीय रुपए है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक डिजिटल एड्स रेट्स में को प्रेजेंटिंग और हाईलाइट्स पार्टनर्स अगर की बात करूं उनकी पार्टनरशिप की, तो 30 करोड़ रुपए भारतीय रुपए दस्तयाब हैं, जबकि बाकी तमाम पैकेजेस की बात करूं जो को पावर पैकेजेस होते हैं उसमें 18 करोड़ भारतीय रुपए दस्तयाब हैं। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो राइट्स होल्डर्स होते हैं, आपको पता है ये एशिया कप में 2025 में रिकॉर्ड व्यूवरशिप की तवक्को कर रहे हैं। और ये भी आपको साथ पता होना चाहिए कि एशिया कप रवां साल 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल हैं। तो ये भारतीय रुपए की लिस्ट थी, तो अगर पाकिस्तानी रुपए में इनको कन्वर्ट करें, इसमें भारतीय रुपए में और पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो एक भारतीय रुपए का 3 पाकिस्तानी रुपयों का एक भारतीय रुपया बनता है। सो हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रिपल कर कितनी लें ज़्यादा वहाँ पे इसकी मार्केटिंग हो रही है और राइट्स खरीदे जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस कुछ सेगमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, कराची के हवाले से बात करेंगे जहाँ के हालात कुछ ज़्यादा साजगार नज़र नहीं आ रहे। स्टे विद अस। बारिश ने पूरा हुलिया बिगाड़ दिया है कराची का। हमने अब से कुछ अर्सा पहले तो कराची देखा, का हाल था हाँ, या सज्जाद अली की वो तो ज़ाहिर है वो तो इस पे फिट हो गया ना, हाँ। वो तो फिट हो गया। लेकिन हमने देखा अभी पीछे नॉर्दर्न एरियाज में जिस तरह से बारिश हुई, फिर पत्थर आए और कहा गया जी के पहाड़ है, लोग शहीद हुए, लोग डिस्प्लेस्ड हुए, लोगों की लाखों करोड़ों की जायदादें चली गई, माल मवेशी चले गए। लेकिन कराची की अगर जब हम बात करते हैं तो कराची इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान। और अब आप यहाँ पर सूरत हाल देखें कि जब हमने नॉर्दर्न एरियाज की बात की तो कहा गया जी कि यहाँ पर बहुत से पहाड़ हैं, इस वजह से बहुत से अनप्रेसिडेंटेड क्लाउड बर्स्ट हुए। लेकिन कराची तो इस तरह से नहीं था। हर साल बारिश होती है, लेकिन क्या कोई निकासी का सिस्टम है? अगर मैं हुकूमतों की बात करूं तो यहाँ पर हर दौर में हर बंदे की हुकूमत रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो MQM है। अभी 15 साल से पीपल्स पार्टी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन कराची का ये हाल है और सब ने दबाकर वहाँ पर पावर का इस्तेमाल भी किया है। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। मजीद इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल ऐसे मजीद एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल है बिलावल भुट्टो सर दे दी थी कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। और इस पर अब बात करेंगे हम। हमारे साथ तहसीन आबदी साहिबा मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तहसीन, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कराची में बारिश के बाद जो हालात पैदा हुए, लोग सड़कों पर डूबते रहे, गाड़ियां खराब हुई और 6 अमवात भी हो चुकी हैं। पूरे मुल्क में इस तरह के हालात थे। कराची को या फिर वहाँ की इंतज़ामिया को प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स नहीं लेने चाहिए थे? हिडन चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन अगर आप फैक्ट देखें कि जिस तरह हमारे तमाम, चाहे वो बल्दियाती नुमाइंदे हों, चाहे वो बल्दियात के मिनिस्टर हों या मेयर कराची हों, उन तमाम लोगों को आपने देखा होगा कि वो तमाम लोग रोड्स पे जो हैं वो मौजूद थे। तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मशीनरीज वहाँ पे मौजूद थी। तमाम 112 122 जो रेस्क्यू है वो हाई अलर्ट था कि कहीं पे भी अगर इस तरह की कोई चीज़ रिपोर्ट होती है कि कहीं अल्लाह न करे खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो फौरन जो है वो वहाँ पे उसकी जो है मदद पहुँच सके। लेकिन अगेन जब जाहिर सी बात है
मैं ये कहूंगी कि कराची जब बना था तो ये 80 लाख लोगों के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। आज आबादी 4 करोड़ के करीब है, तो यकीनन चैलेंजेस बहुत हैं। लेकिन ये कहना कि जी गवर्नमेंट का फेलियर है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। ओके। जी। लेकिन मैंने जो इस तरह से इब्तिदा में बात की, अब मैंने ये भी कहा कि हर साल बारिश होती है और हमने देखा है कि हर साल ही सूरत हाल ऐसे होती है। ये मसला तो हर साल का है, बारिश के साथ सामने आता है। तो आखिर सिंध हुकूमत ने पिछले बरसों में इसके मुस्तकिल हल के लिए इकदाम क्यों नहीं किए? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इस तरह के हालात का अगर आप कहीं पे भी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी चले जाएं मैं तो कोई भी मुस्तकिल हल नहीं होता। आप ड्रेनेज सिस्टम जो होता है इसमें क्या और क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती है कि जी आप कचरा उठा हुआ हो, आपकी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्लियर्ड हो, आप आपकी ये चीजें तमाम सिंध गवर्नमेंट जब भी प्रिडिक्शंस होती हैं, जब भी मानसून अलर्ट आता है, तो इन तमाम चीजों पे काम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस में हैं कि कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनके कारकुनान हैं वो गवर्नमेंट को फेलियर दिखाने के लिए, आपको पता होगा कराची में ये चीज बहुत ज्यादा मशहूर है कि जी जो ट्रेन्स होती हैं, जो बड़े नाले हैं, स्पेशली अगर आपको भी पता होगा कराची में 550 से ज्यादा जो है वो नाले हैं। तो जो जो नाले आपके जो पानी है उसको बाहर लेके जाते हैं, वो उसमें बोरियां डाल दी जाती हैं, पत्थर डाल दिए जाते हैं। तो हमें एक चैलेंज थोड़ी एक आफत तो चले कुदरत की तरफ से आ रही हैं चीजें, लेकिन जो यहाँ के लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो उससे और बिगाड़ पैदा होता है कि हमने पहले से ही हमने तमाम लोगों को जो है जो भी बल्दियाती नुमाइंदे अच्छा हैं, ठीक है जितने तहसीन, chairmans हैं, गॉट योर जितने पॉइंट, लेकिन town मुझे chairmans मुझे सिर्फ हैं, ये बताइएगा कि सॉरी टू कट यू, नालों की सफाई के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, उनकी अपग्रेडेशन के लिए बहुत दफ़ा हमने सुना है, देखा है, बजट रखा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बजट लगता कहाँ पे है उसका हमें अंदाज़ा नहीं है, इसका नतीजा नज़र नहीं आता। इसकी क्या वजह है? ये तो आपके हाथ में है ना। देखिए वो तमाम बजट इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने वही बताया आपको कि 550 से ज्यादा जो है वो यहाँ पे नाले मौजूद हैं। अगर आप पूरे कराची में देखिए चंद नाले बहुत बड़े, जैसे महमूदाबाद नाला है, गुजर नाला है, इस तरह 3-4 नाले जो बहुत बड़े हैं। तमाम चीजों के लिए हमने जो है वो लेबर भी लगाया था, तमाम सफाइयां भी हो गई थी, 70-80% काम कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अगेन कि अभी अभी 1-2 दिन पहले आपने भी वीडियोस देखी होंगी, बड़ी वायरल हुई है कि जो है वो उन जो जो नाले हैं उसके अंदर जो है बोरियां निकाली जा रही हैं। तो अगर इस तरह के अपने ही लोग किसी एक गवर्नमेंट को फेल करने के लिए अपने ही लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उनका कोई राइट नहीं बनता है कि वो सिंध गवर्नमेंट पे जो है वो तनकीद करें, क्योंकि ये उनकी ही कार्रवाइयां हैं, ये उनकी कार्रवाइयां अब से नहीं है, ये बहुत पहले से हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आप देखें कि 35 ईयर से जो पार्टी सबसे ज्यादा शोर मचा रही है, 35 ईयर से जो लोकल गवर्नमेंट वो ऑन एंड ऑफ उन्हीं के पास रही है। और जब उनकी गवर्नमेंट होती थी तब भी हालात क्या थे कि फंड्स जो थे वो कहीं इस्तेमाल नहीं होते थे, उनके अपने बैंक अकाउंट्स में जाते थे। तो मुझे लगता है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जी फंड्स लग रहे हैं, काम हो रहा है, तो वो बिल्कुल, सिर्फ हमने ये सिर्फ चीज़ गवर्नमेंट देखी के है बुक्स कि में। यही बात हम डिस्कस भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड के जो हुकूमतें हैं वो एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। मुझे ये बताइएगा कि रेस्क्यू और मशीनरी के पहुंचने में इतनी ताखीर क्यों हुई? क्योंकि हमने शाहराह फैसल का हाल देखा, वो तो बिल्कुल समुंदर की शक्ल इख्तियार किए हुआ था और शहरी घंटों पानी में फंसे रहे। बल्कि ये भी हम कह सकते हैं कि मशीनरी लेट पहुंची या फिर आपके पास इनफ मशीनरी है जी शहर हाँ, को कंट्रोल करने के लिए या नहीं। एग्जैक्टली। हमने फंड्स रखे हैं। अगर आप इस दफा का 25-26 का जो बजट आया है उसमें भी आप देखें, इन तमाम चीजों पे एलोकेशन बहुत ज्यादा की गई है। हमने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए हैं, जो है एमओयूज भी साइन हुए हैं। लेकिन अगेन इट टेक्स टाइम कि जब ये मशीनरीज आएंगी। लेकिन अभी भी जो मशीनरीज काम कर रही है, अगर आप लास्ट ईयर वाली बारिशें देखें तो कितनी जल्दी जो है वो रोड्स क्लियर कर दिए गए थे। आप अपोजिशन पे ना जाए, अगर आप खुद रोड्स पे निकलें तो आपको नजर आएगा कि जो पहले के 5 साल 10 साल पहले जो रोड्स 4-4 दिन तक पानी खड़ा रहता था, वो विद इन 1 और 2 आवर्स जो है वो पानी अब कराची में नहीं खड़ा रहता, क्लियर कर दिया जाता है। तो यकीनन वो मशीनरीज काम कर रही हैं। लेकिन वही अगेन कि अब बहुत बड़ी आबादी का शहर है, इसमें हमारे पास जितनी जितनी अभी हमारे पास मशीन्स हैं उसकी ट्रिपल भी आ जाए तो वो भी नाकाफी है। थैंक यू, लेकिन अभी भी जो मशीनरीज काम कर रही थैंक यू तहसीन साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे साथ। एग्जैक्टली, अब देखना है कि इसका क्या सोल्यूशन होता है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि कराची बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ही डूबा हुआ है और लोग फंसे हुए भी हैं। और साथ ही हम आपको लिए चलते हैं कि अब हम बात करेंगे कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं और फिर इसके साथ साथ आपको पता है कि सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अब ये चीज़ काफ़ी ग्रो हो रही है। क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजूहात है, CDA इस हवाले से क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ उन्होंने इंतजामात किए हैं या फिर क्या स्टेप्स लिए,
इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर अनम खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा सीडीए की इन्फोर्समेंट की तमाम तर चीज़ों को देखती हैं और उनकी डीजी भी हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस दफ़ा आपको बुलाने का मकसद ये था कि काफ़ी अरसे बाद हमें नज़र आया है कि सीडीए हमें एक्टिव नज़र आ रहा है। पूरे इस्लामाबाद की बात की जाए, जहाँ जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट थी उनको हटाया जा रहा है और सीडीए अपना जो एरिया है जिसको इंक्रोच किया उसको खाली करवा रहा है। इस दफ़ा इसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्रेडिट किसको जाता है? चेयरमैन सीडीए को, अच्छा। नो डाउट अबाउट दैट। ये एक टीम एफर्ट है और जो इसका पर्पस है वो ये है कि हम इसको एक स्मार्ट तरीके से करें। सैटेलाइट इमेजरी को हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन जो एक वर्ड ऑफ माउथ होता है, और एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने हाईलाइट किए हुए एरियाज़ कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट मौजूद है। अभी भी इस्लामाबाद में इंक्रोचमेंट मौजूद है, तो हम उसको एक उस प्लान तरीके से कि एक पहले पूरी अगर रोड स्टार्ट किया तो उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से मैं स्टार्ट में बात कर रही थी कि ये इतना अब सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में क्यों इसकी ग्रो हो रही है, इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी, लोग इसकी तरफ क्यों ज़्यादा जा रहे हैं? इंक्रोचमेंट तो देखें ऐसा है कि जब इन्फोर्समेंट थोड़ी वीक हो जाती है तो पीपल हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई स्पेस बियॉन्ड देयर डेजिग्नेटेड स्पेस। वो अगर बिजनेसमैन को आगे ग्रीन बेल्ट नज़र आती है तो उसकी कोशिश होती है कि उसमें वो फैला ले। अब उसके अंदर फिर इन्फोर्समेंट का रोल है कि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी सेट ही कर दे कि ऐसा नहीं मुमकिन, जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में है, आप अपनी शॉप फ्रंट से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि लोग ग्रीन बेल्ट्स के अंदर अपनी मशीनरी पार्क कर देते हैं। वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो नहीं कैरी आउट करनी होती वो ग्रीन बेल्ट्स में करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन बेल्ट डिनेचर्ड हो जाती है। तो अभी हमारी जो कोशिश है वो ये है कि तमाम जो हमारी रोड्स हैं, कैरेज वेज हैं, उनको पर्टिकुलरली कैरेज वेज लाइक जीटी रोड विच हैव बीन इग्नोर्ड इन पास्ट, उनको हम रिस्टोर करें और उनकी ग्रीन बेल्ट्स को रिस्टोर करें। जितने जितने राइट ऑफ वेज हैं, जहाँ जहाँ सड़क पे कंजेशन उसकी वजह से आ रही है, इंक्रोचमेंट की वजह से आ रही है, उसको ख़त्म करें। ठीक हो गया। ख़वातीन साहब, डॉक्टर अनम फातिमा साहिबा से एक सवाल तो मैंने पूछना ही पूछना है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इंक्रोचमेंट जब होती है उस वक्त भी कोई ना कोई डीजी इन्फोर्समेंट हुआ होगा, उस वक्त भी सीडीए में बहुत सारे लोग हुए होंगे। अब ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं यार कि जब ये इंक्रोचमेंट हो रही थी, मैं एक यहाँ पे की जीटी रोड पे ही मेरा ख्याल है वो पंप आता है बहुत टोटल का, उस बंदे की 3-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जो कि ज़ाया हो गई। सो वो सीडीए के जो लोग थे उनको आप मुर्द इल्ज़ाम क्यों नहीं ठहराते? लोग ये सवाल करते हैं। अच्छा, जीटी रोड का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है बिकॉज जो राइट ऑफ वे है वो NHA का है, लेकिन अब हमने ये किया है कि इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन से हम दोनों मिल के ये कर रहे हैं। यहाँ पे ये अक्सर ये प्रॉब्लम्स वहाँ आते हैं जहाँ पे 2-3 एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। उसमें जो इन्वेस्टर होता है उसका भी अब फॉल्ट तो उसका भी है कि वो उसके अंदर अपना फ़ायदा देखता है, एक एजेंसी के साथ कर लेता है और दूसरी एजेंसी से NOC नहीं लेता। और जहाँ तक इसका है कि इन्फोर्समेंट के लोगों ने एक्शन क्यों नहीं टाइमली लिया, बिल्कुल ये सोचने की बात है। बट देन अगेन इंक्रोचमेंट के ऊपर जो एक्शन होता है ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे बेस करता है। अच्छा, जब प्रायोरिटी होती है तो ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा एक्शन होता है, जब थोड़ी प्रायोरिटी कम होती है। वैसे इससे पहले कि गजल सवाल कर ले, गजल ये भी तो होना चाहिए ना, जिस तरह आपने किसी की इंक्रोचमेंट को हटाया, तो उस वक्त जो कमांडिंग ऑफिसर है, चाहे वो सीडीए का है या फिर NHA का है या किसी और एजेंसी का है, जब उसको आप एक दफा कटहरे में ले आएंगे ना, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इंक्रोचमेंट वाला सीन ही खत्म हो जाएगा। दैट कैन बी लुक्ड इनटू, लेकिन ये है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन ही बंदों की, लोगों की कर दें, मिनिमाइज कर दें कि इफ़ दे आर गोइंग टू इंक्रोच दे आर गोइंग टू गेट पनिश्ड। तो और इसमें हम जो अभी एंटी इंक्रोचमेंट एक्टिविटी चल रही है इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं आए, बिकॉज वी आर डूइंग इट इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। हम हर एक को पहले नोटिस दे रहे हैं, डोर स्टेप पे जाके नोटिस दे रहे हैं। वी आर डूइंग इट स्लोली बट वी आर डूइंग इट इन एन इंक्लूसिव मैनर। ऐसा नहीं है कि रातों रात जाते हैं और चीज़ें तोड़ फोड़ के आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। नोटिस के कितने अरसे बाद आपकी नोटिस का जो पब्लिक नोटिस है उसके भी 3 डेज़ बाद, पहले आपको ऑन डोर स्टेप नोटिस मिलता है, उसके बाद पब्लिक नोटिस जो हम अखबार में इशू करते हैं, उसके बाद फिर एक्शन स्टार्ट होता है। सही अनम, बहुत सारे पावरफुल लोग भी ऐसे होते हैं जिनको नोटिस जाता है, उसके बाद टेलीफोन कॉल्स भी आती होंगी, चेयरमैन सीडीए को भी आती होगी, इवन नकी साहब तक भी जाती होगी, उसको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं लगाया आपने? नहीं, और इसमें आपको मिल रहा है, उसमें सैटेलाइट इमेजरी मिल रही है, आप जस्ट उसे भेज देते हो, आप अपनी इंक्रोचमेंट हटा लो। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अगर किसी की इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो अगर हमारे पास एविडेंस है कि कंस्ट्रक्शन उसने इस डेट के बाद की है और उसके पास कोई कागज़ नहीं है, तो फिर तो उसके लिए कोई अलाउंस नहीं बन सकती। सही। तो अभी आप मुझे लास्टली ये बताइएगा कि अभी आपके टारगेट सेट्स हैं कि कहाँ कहाँ पर इस्लामाबाद में आपने ये करना है ऑपरेशन? देखिए, दोनों किस्म की चल रही है। एक आपकी जो राइट ऑफ वे है उसके तरफ हम फोकस कर रहे हैं ताकि हमारी रोड सारी की सारी, चाहे NHA की हैं चाहे CDA की हैं, जिसकी भी हैं, इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी रोड्स हैं दे शुड गिव द लुक ऑफ अ प्लान्ड सिटी, नॉट एन अनप्लान्ड सिटी।
सेकेंडली हमारे जो मराकज़ हैं उसके अंदर हमने काफ़ी काम किया है कि कॉरिडोर्स हमारे पेटेंट हो, हमारे फुटपाथ्स के ऊपर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना हो, बिकॉज इस्लामाबाद में डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वीकली बाज़ार्स। आपके वीकली बाज़ार्स के अंदर आपको सब्सिडाइज स्पेस मिल जाती है, तो इसलिए रेडी लगाना और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। थर्डली हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई हैं या जहाँ पे वैसे इस्लामाबाद में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, नेशनल पार्क में हुई हुई है, उनके ऊपर क्रैकडाउन है। सही हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनम फातिमा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे कि पहले नोटिस जाता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी रेडियां हटा दी, हमारे कारोबार तबाह कर दिए, ये सिर्फ सीडीए कर रहा है। तो पहले नोटिस पे जाते हैं, आप इसको देख लें, जहाँ पर जो काम इलीगल होगा उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर होगा। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। और कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स के 42 साला मरीज जो थे वो अटक के रहायशी थे और मरीज 15 अगस्त को खलीजी मुल्क से इस्लामाबाद पहुंचा था। रिपोर्ट्स की सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक कौमी इदारा सेहत ने 18 अगस्त को मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक की, जिसके बाद मंकी पॉक्स के मरीज को घर पर आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही साथ हुकाम ये भी बता रहे हैं कि PHS के अमले ने मुसाफिर में मंकी पॉक्स अलामात की तस्दीक भी की थी और अलामात की मौजूदगी पर मरीज को एयरपोर्ट पर पिम्स मुंतकिल किया गया। लेकिन कौमी इदारा सेहत के हुकाम ने साथ ये भी बताया कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं हो रही है। इस हवाले से भी ज़राए का बताना है कि मंकी पॉक्स की जो लोकल ट्रांसमिशन है वो KP में हो रही है। आखिर सच क्या है, इस पर भी बात बिल्कुल। करेंगे। ऐसे हमारे साथ डॉक्टर जफर मिर्ज़ा मौजूद हैं, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मंकी पॉक्स के हवाले से जो गज़ल ने बात की है, इसका केस सामने आना, क्या आवाम को इस हवाले से फ़िक्र करनी चाहिए? कितना ख़तरनाक हो सकता है ये बीमारी, तो क्योंकि बहुत जल्दी फैलती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं जी कुछ मंकी पॉक्स के बारे में कुछ चीज़ें वाज़े करना चाहता हूँ आपके सवाल के हवाले से। आप ये देखें कि अब पाकिस्तान में जब भी कोई नई वबा का जिक्र शुरू होता है, तो चूंकि लोगों के जहन में अभी तक कोविड का तजर्बा है, तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद उसी तरह की कोई वबा दोबारा आ रही है, और जाहिर है कि वो फिर उसके बारे में बड़े उनको तशवीश भी होती है और वो उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को भी और आपके सामीन को भी और नाजरीन को भी सही हकायक जो हैं किसी भी नई बीमारी के बारे में वो मालूम हों। तो इसके लिए जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वो किसी भी नई वबा के हवाले से अपने अलर्ट्स जारी करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कि NIH की वेबसाइट पे जाके जो नए अलर्ट्स या वार्निंग्स जारी होती हैं किसी भी नई वबा के हवाले से, उनको ज़रूर देखें, उनको समझें। वो उर्दू में भी जारी की जाती हैं और अंग्रेज़ी में भी जारी की जाती हैं। अब रही बात मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स बहुत सारी दूसरी वायरस के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों की तरह एक बीमारी है, लेकिन ये कोविड से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है हर लिहाज से। सिवाय इसके कि ये भी एक वायरस की वजह से फैलती है, इसकी कोई और ममासलत कोविड के साथ नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इसका पहला केस जो है 1958 में 58 में देखा गया था डेनमार्क में, वो भी अफ्रीका ओरिजिन से था। और उसके बाद से लेके आज तक दुनिया में तकरीबन 1 लाख या इससे ज्यादा केसेस जो हैं वो डायग्नोज नहीं हो सके पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 के दरमियान केसेस जो हैं वो उनकी तशखीस अब तक हो सकी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो वायरस है, ये ऑर्थोपॉक्स वायरसेस की एक फैमिली है, उससे इसका ताल्लुक है। और ये वायरस जो है वो उसके जो फैलने का तरीकाकार है वो इस तरह का है कि ये बहुत स्लोली फैलता है, बहुत ज़्यादा स्लोली फैलता है। और जहां आपको याद होगा कि कोविड जो है वो तो सांस के ज़रिए और ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता था, यानी उसके जरासीम हवा में शामिल हो जाते थे
और इर्द गिर्द जो भी लोग हैं अगर उस हवा को अपने सांस में शामिल कर लें तो उसकी वजह से भी उनको बीमारी हो सकती थी। उसके कता नज़र मंकी पॉक्स में जब तक उस शख्स को छुआ ना जाए और उसकी जो रतूबतें हैं वो आप उनको एक्सपोज ना हो, आपका जिस्म उनके साथ टच ना करे, उस वक्त तक ये नहीं फैलता। तो इस वजह से जब कोई ज़ाहिर है कि बीमार शख्स होता है तो उससे कम राब्ता रखा जाता है, तो इसलिए इसका फैलाव जो है वो बहुत स्लो है। इसमें ऑब्वियसली लोगों को फिर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि इसकी जो बड़ी-बड़ी सिम्पटम्स हैं या साइन्स हैं या जो इसकी निशानियाँ हैं, उनको समझा जाए और अगर किसी शख्स में वो निशानियाँ नज़र आएँ, तो उससे फिर इज्तिनाब किया जाए, उसको आइसोलेट किया जाए और उससे फासला कायम किया जाए। तो इसमें बुखार होता है जी और इसके साथ आपको एक रैश सा हो जाता है जिसमें छोटी-छोटी गिल्टियाँ जो हैं वो नमूदार होती हैं जिस्म में, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। वो चेहरे पे भी हो सकती हैं, वो पेट पे भी हो सकती हैं, वो हमारे जो नाज़ुक अज़ा हैं उनके इर्द-गिर्द भी हो सकती हैं। और वो जो छोटी-छोटी गिल्टियाँ हैं वो बाद में फोड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और उसमें से कुछ रतूबत भी निकलती है। तो अगर कोई ऐसी निशानियाँ नज़र आएँ, तो इसके साथ-साथ सर दर्द और जिस्म में दर्द और वगैरह-वगैरह जनरलाइज़्ड किस्म के सिम्पटम्स होते हैं। सर बहरहाल सही इस तरह बिल्कुल की डॉक्टर कोई साहब, आपने निशानियाँ ये अगर सिम्टम्स तो नज़र आए बताएं। किसी शख्स शाम का एक बहुत बड़ा सवाल है कि मंकी पॉक्स से बचाव मुमकिन कैसे है, मतलब इसमें हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि और साथ ही साथ क्या कुछ इसकी अवेयरनेस के हवाले से भी काम किया जा रहा है अब? जी। तो इस हवाले से अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस सिलसिले में काफ़ी अवामी आगाही के लिए अपने मटेरियल्स डेवलप किए हैं और उनको लोगों को हासिल भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर कोई मरीज इस तरह का आपको नजर आए तो उससे फासला कायम करना चाहिए, उससे बराह रास्त जो है राब्ता नहीं रखना चाहिए, उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए और जितना ज्यादा उसको दूसरे लोगों से अलहदा रखेंगे उतना ज्यादा इस बात का इम्कान होगा कि ये बीमारी उस शख्स से दूसरे लोगों तक नहीं जाएगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा खसूसी इकदामात इस तरह के नहीं हैं कि जिसके तहत इसको मतलब इससे बचा जा सके। अलबत्ता अगर इस तरह के किसी मरीज की निशानदेही हो जाए तो फिर उसको डॉक्टर से जाहिर है कि राब्ता करना चाहिए, उसका टेस्ट करवाना चाहिए। जिस तरह कोविड का टेस्ट होता था पीसीआर, इसी तरह का मंकी पॉक्स का भी टेस्ट होता है और ये एनआईएच में होता है और उसकी फिर तस्दीक भी की जा सकती है। आम तौर पे अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर केसेस आए हैं, ये ज्यादातर केसेस उन लोगों के साथ आए हैं जो बाहर से यहाँ तशरीफ लाए, जो बाहर काम करते थे पाकिस्तानी, खास तौर पे गल्फ की रियासतों में, दुबई में, सऊदी अरब के अंदर, दूसरी जगहों के अंदर। तो ये मजदूर तबके के खास तौर पे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल साथ साथ रहते हैं मुख्तलिफ कौमियतों के साथ उन मुल्कों में। तो एक दूसरे से जब इनको ये बीमारी लग जाती है और अगर वो पाकिस्तान आ जाएं और यहाँ भी दूसरे लोग अगर उनको छुएं या उनसे उनको बीमारी लगने का इम्कान होता है। तो मेरा लुबे लुबाब ये है कि यकीनन किसी भी नई बीमारी के बारे में हमें तशवीशमंद होना चाहिए, लेकिन इस मंकी पॉक्स के हवाले से हमें जरूरत से ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि इंटरनेशनली जो लोग आते हैं, मजदूर तबका आता है या कोई भी आता है, उसको ये लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लोकल ट्रांसमिशन के हवाले से बात हो रही है कि वो भी केपीके में हो रही है, उस हवाले से बताइएगा। और स्पेशली एक सवाल है कि चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स में कोई खास फर्क नजर नहीं आता, तो लोग इसको किस तरह से मिक्सअप ना करें? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं ये जरा थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि ये जो कहना कि यहाँ पे इसकी लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो गई है, ये जरा ओवर स्टेटमेंट है। सही। इसका कोई अभी सबूत नहीं है हमारे पास कि पाकिस्तान के अंदर लोकल ट्रांसमिशन मंकी पॉक्स की हो रही है, तो इसकी जरा तस्हीह कर लें। दूसरी चीज ये कि ना सिर्फ चिकन पॉक्स बल्कि बहुत सारे ऐसे दूसरी बीमारियां
कि जिनके अंदर आपको जिस्म में रैश पैदा हो या फोड़े, फिंसियाँ या गिल्टियाँ पैदा हों, तो कई दूसरी ऐसी बीमारियां हैं, चिकन पॉक्स नहीं, मीजल्स भी है उसके अंदर, स्मॉल पॉक्स तो खैर अब खत्म हो गया है, लेकिन और भी कई इस तरह की बीमारियां हैं कि जिसके अंदर इसी तरह की तकरीबन अलामात होती हैं। तो इसका असूल ये है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी ऐसी अलामात पैदा हों तो आप पेशेंट को आइसोलेट करें और डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि डॉक्टर उसकी सही तशखीस कर सके और उसका अगर टेस्ट करने की ज़रूरत है तो टेस्ट कर सके, या क्लिनिकली अगर उसकी तशखीस करनी है तो वो हो सके, ताकि ये पता चल सके कि ये असल में बीमारी क्या है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही ये भी बताइएगा कि ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी कितनी जल्दी मुमकिन होती है, कितनी जल्दी वो रिकवर कर जाते हैं? जी, इसमें जो अब तक का मुशाहिदा है साइंटिफिकली स्पीकिंग, उसमें अगर जब ये वायरस आपकी बॉडी में दाखिल हो जाता है तो 1 दिन से लेके 21 दिन तक इस बीमारी की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जो कि फिर 2 से लेके 4 हफ्ते या 6 हफ्ते तक रहती हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी शक्ल इख्तियार ना कर ले तो 99% केसेस के अंदर लोग सेहतयाब हो जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो मरीज को जो तकलीफ है उसका अजाला किया जाए, और उसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि अगर सर दर्द है तो सर दर्द का ख्याल किया जाए, अगर रैश है तो उसका ख्याल किया जाए, उसके लिए दवाई दी जाए। कोई डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारा उनसे रब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका। सब हमें बता रहे थे मंकी पॉक्स के हवाले से कितना ज़्यादा सीवियर है। डॉक्टर साहब के मुताबिक आपको इतनी ज़्यादा टेंशन परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक दुनिया में अगर उन्होंने केसेस की बात की तो जब से ये वायरस आया अभी तक सिर्फ 1 लाख से कम केसेस या 1 लाख के बराबर केसेस बहुत स्लोली बता रहे थे डॉक्टर साहब ना कि ये ग्रो हो रहा है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आजकल इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है और इन्फ्लुएंसर्स के दिन भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। कोई इंटरनेट पर एक दूसरे से लड़ाइयों में मसरूफ़ है तो किसी को पुलिस और FIA के केसेस ने घेरा हुआ है। लेकिन असल सवाल यह है कि इन्फ्लुएंसर्स होते कौन हैं, इनकी ताकत और जिम्मेदारियां क्या हैं, और आज जब लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो क्या सिर्फ तफरी देना उनके लिए काफ़ी है या फिर मुआशरती जिम्मेदारियां भी उनको निभानी चाहिए? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरफान कैसर साहब, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सर इन्फ्लुएंसर कहते किसको हैं, हम किस तरह से अपना इन्फ्लुएंसर चूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने माशरती रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी? देखिए, इन्फ्लुएंसर वही होता है जो सोसाइटी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे। मतलब मेरी नजर में तो मौलाना तारिक जमील साहब भी इन्फ्लुएंसर है। मेरी नजर में कोई अच्छा पॉजिटिविटी फैलाने वाला पॉलिटिशियन भी इन्फ्लुएंसर है। मेरी नजर में एक आम इंसान जो सड़क पर कोई मुस्बत बात कर जाता है और उसकी बात असर रखती है, वो भी इन्फ्लुएंसर है। अब हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, हम हर किसी को कह देते हैं कि ये बंदा इन्फ्लुएंसर है विदाउट जजिंग व्हाट दैट पर्सन इज इन्फ्लुएंसिंग, राइट? ये सही और गलत की जंग है। इट इज अबाउट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। आप ये छोड़ दें कि उस बंदे की एजुकेशन क्या है, उस बंदे का माशरती स्टेटस क्या है, उस बंदे की कोई भी पॉलिटिकल या कोई इदारों में पोजीशन क्या है। डिपेंड ये करता है कि वो जो सोसाइटी के अंदर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है या इन्फ्लुएंस डाल रहा है वो कितना पॉजिटिव है। और हुआ ये है कि बच्चों ने किताबें और एजुकेशन फेंक के अब वो टिकटॉक पे उनको बस अब इसमें पड़ गई है कि वो फॉलोअर्स गेन कर लें और उसके बाद उनको छोटे मोटे PRs मिले और वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। अब इन्फ्लुएंसर इटसेल्फ कोई जॉब नहीं है। अब वो फॉलोअर्स गेन करने के लिए कपड़े उतारने पड़े या उसको उसके लिए टिकटॉक लाइव्स में बैठना पड़े, नेगेटिव वाली टिकटॉक लाइव्स में, तो वो फिर हर वो चीज करेंगे। और जिनको वो फॉलोअर्स कहते हैं, अब ये डिपेंड करता है आपने कैसे लोग अपने गिर्द इकट्ठे किए, राइट? तो ये और उन पे आपका इन्फ्लुएंस है ना असल में, जो लोग आपने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए। फिर आप उन लोगों को इस्तेमाल कैसे करते हैं और उन लोगों को यूज करते हुए आप
ओवरऑल सोसाइटी में अच्छाई या बुराई क्या फैलाते हैं। ठीक हो This is गया। an मुझे ये influencer. बताइएगा कि एक इन्फ्लुएंसर की अगर बात की जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर क्या होती हैं? ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और जो लोग आपको फॉलो करते हैं, फिर आपको भी कुछ जिम्मेदारियों का मुजाहरा करना चाहिए उन लोगों को सामने रख के। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत तरीके से अपनी ऑडियंस गेन की। जैसे डकी भाई थे, उन्होंने शुरू में रोस्टिंग और गेमिंग और उसके जरिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर गेन की। और ये वो नया नया जमाना था जब वो बच्चे जो गेमिंग या जिनको हम जेन जी कहते हैं, जो Gen Z। डकी के साथ ही जवान हो गई, वो उसके साथ उसको फॉलो करती है। फिर वो गेमिंग से निकलकर वो फैमिली व्लॉगिंग में एंटर हुआ। फैमिली व्लॉगिंग की भी किस्में आप किस तरह कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में है, कुछ लोग नेगेटिव वे में है। नेगेटिव में, फॉलो exactly। करते करते फिर जब वो इन्फ्लुएंस बन जाता है तो फिर बीच में घुसते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोग। अब उसमें आपको दर्जनों लोग अप्रोच करेंगे, मुझे भी करते हैं, हर उस शख्स को करते हैं जिसको 4 लोग सुनते हैं। तो उसमें प्रॉपर्टी वाले लोग भी आएंगे, दुकानदार भी आएंगे, गाड़ियों के शोरूम वाले भी आएंगे, कॉस्मेटिक्स वाले भी आएंगे, कपड़ों वाले भी आएंगे, जूतों वाले भी आएंगे, बैग्स वाले भी आएंगे, ऑनलाइन बिजनेसेस वाले भी आएंगे, बैटिंग एप्स वाले भी आएंगे, क्रिप्टो वाले भी आएंगे, फॉरेक्स ट्रेडर्स भी आएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि अब उसमें आपने सही और गलत का इंतखाब कैसे करना। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि फॉलोइंग तो आप गेन कर लेते हैं, लेकिन जब आप फॉलोइंग गेन कर लेते हैं उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे रजब भट्ट है उसको, और फिर मुझे दुख ये होता है कि जब आप फॉलोइंग गेन कर लेते हैं तो फिर आप उसे डिसओन कर देते हैं। आप ये कहते हैं यार मैंने तो नहीं कहा कि मुझे देखें, मैंने तो नहीं कहा कि मैं तो नहीं कह रहा था ना कि भाई मेरी वजह से आप ये काम करें। वो करते हैं उनकी मर्जी। मतलब आपने एक कल्ट पीछे लगाया, एक लोगों को किसी भी वजह से मुतासिर करके अपने पीछे लेकर आए। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा सोसाइटी में पेरेंट्स का और गवर्नमेंट का और अरबाब इख्तियार का, कि जब मुआशरा एजुकेट होगा, ये मुआशरा फैसला करेगा या पेरेंट्स फैसला करेंगे या ग्रूम होने वाली जेन जी और जेन अल्फा फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अब उसी जेन जी में मौलाना तारिक जमील साहब के भी फॉलोअर्स हैं, जो आपको नजर आएगा वो एक अलग मदार में है और वो एक उनके अदब अदाब डिफरेंट है। उसी जेन जी में आपको गालियां देते लोग भी नजर आएंगे। उसी जेन जी में आपको पॉलिटिकल पार्टीज के भी मुख्तलिफ, और इसमें बहुत बड़ा कसूरवार जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिन्होंने अपने सियासी मफादात के लिए हर तरह की पार्टी में, किसी एक का नाम नहीं ले रहा, सब ने ये काम किया है कि उन्होंने अपने अपने तरीके से यूथ को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। और हर पार्टी में, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, इसीलिए मैं कहता हूं भाई मैं सियासत से दस्तबरदार, चाहे वो कोई भी हो। तो हमने अपने यूथ को ट्रेन करने की बजाय कि वो नमाज, कुरान, तालीम, एजुकेशन, इंटेलेक्ट की तरफ लगते, हमने उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसमें इदारे भी शामिल हैं, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं, इसमें वो इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके से अपनी अपनी फॉलोइंग गेन की। आप जो नई लड़कियां आई हुई हैं वो टिकटॉक पे नाच गा के वो ठरकियों ठरकोलों के जो है वो इकट्ठे कर लेती हैं अपने गिर्द, और फिर उनको समझाना हमें मुश्किल हुआ होता है या आम लोगों को मुश्किल हुआ होता है कि जो आपके सो कॉल्ड फैंस हैं, फैन नहीं है, और ये क्या देखने आते हैं, वो सब उनके फैन है जो नाच रही हैं टिकटॉक। तो बस ये वाला मसला बड़ा बिल्कुल जहमन डॉक्टर मसला साहब है। बिल्कुल भला बजा इस फरमाया तरह है। आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि जिस तरह जिम्मेदारियों की बात तो हो ही रही है कि इन्फ्लुएंसर्स की किस हद तक जिम्मेदार होते हैं हमारी सोसाइटी की हम आंगी को मुतासर करने में, और क्या इनसे मुआशरे को भी नुकसान पहुंचता है या फिर पहुंच सकता है? क्योंकि अब की जो रियलिटी है उसमें तो यही नजर आ रहा है। देखिए, इसमें कोई भी इन्फ्लुएंसर है, अगर वो कोई फेक न्यूज जनरेट कर देता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो उस तरफ बह जाती है, या वो सोसाइटी के अंदर कोई फितना पैदा करता है तो वो उसके अंदर बह जाएगी, या वो सोसाइटी को किसी गलत चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। जैसे मुझे दुख होता है कि ये जो खवातीन टिकटॉक पर नाच रही हैं, ये अपने नाचने गाने को आके जस्टिफाई करना शुरू कर देती हैं, और टिकटॉक लाइव पे शेर खाना और गलत बातें करना और वल्गैरिटी फैलाना, उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देती हैं। तो हराम और हलाल की तमीज भूल गई। अब मैं फिर वही कहूंगा कि ये दीन से दूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम पेरेंटिंग लैक कर गए हैं। पेरेंट्स और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट को जो काम करना था, टू बी वेरी फ्रैंक, वो डिजिटल तेजी से होती दुनिया के साथ पेस अप नहीं कर सके। वो यूथ को डी ट्रैक होने से नहीं बचा सके, और यूथ इनके हाथ चढ़ गई। ये रजब के, डकी के, 1 2 3 पिल्ले के, या जितने भी इस तरह के किरदार हैं,
वो उनके हाथ चढ़ गई। जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही काम कर रहे हो, वो भी बहुत सारी मुस्बत बातें बीच में सिखा जाते होंगे, लेकिन क्योंकि वो फॉलोइंग उनकी उस चीज को ज्यादा फॉलो करती है, पैसे को, और उनके वो मतलब ये तो कोई, आप एक मुझे शाउट आउट 10 साल के बच्चे कहते हैं 10 साल का मेरा भाई है, इसका यूट्यूब चैनल बनने लगा यार, इसको आप सब्सक्राइब, क्यों भाई उसे क्यों सब्सक्राइब, वो कायदे आजम का बच्चा है, उसको सब्सक्राइब कर दे। वो इकबाल का कौन सा ख्वाब लेकर चल रहा है कि उसको सब्सक्राइब कर दे, वो पढ़ता क्यों नहीं स्कूल जाके 10 साल का बच्चा। Agreed. भाई बड़ी मशहूर एक टिकटॉकर है, मेरे 10 साल के भाई को, भाई क्यों तुम्हारे 10 साल के भाई को सब्सक्राइब कर दे, कौन से उसको पर लगे में, पर क्योंकि उसके पीछे ठरकी इकट्ठे हुए हैं उस खातून के, तो वो सारे वो फॉलोअर जो है वो उधर ले जाएगी अपने भाई के पीछे, फिर भाई साहब इन्फ्लुएंसर बने फिर रहे होंगे। तो ये जो चीज है कि जिसको फॉलो करना है किसको नहीं करना, ये तो मुआशरे को एजुकेट करने से आएगा ना। आप खुद देखें पिंडों देहातों में बहुत अच्छे लोग भी, अंजुम सुराया जैसे पॉजिटिव लोग भी हैं, वो जो बिलाल मार जैसे लोग भी हैं, डॉक्टर सुबैल जैसे भी हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप फॉलोइंग को एंगेज किस तरह करते हैं। अब आप फॉलोइंग को एंगेज नेगेटिव वे में कर देंगे, कचरा इकट्ठे करते जाएंगे, तो फिर ठीक है। और टिकटॉक, बुनियादी तौर पर टिकटॉक का लाइव कल्चर, इस ऐप के आने के बाद चीजें बहुत वर्स हुई हैं। इसको अब हुकूमत इन्वॉल्व हो रही है, ऐप इटसेल्फ बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल इस मुल्क में बहुत बुरा किया है। बिल्कुल ऐसी है, और बहुत सारे अरबाब इख्तियार भी अफवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं देखता हूं कि डिफरेंट एमपीएज हैं जो कि इसी टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा अलीना आमिर को लेके, उनको मेरे ख्याल आपने कोई मशवरा दिया था, कोई तंबीह की थी या कुछ भी था, लेकिन उसको आपका तनाज़ा बनाया गया। इस वक्त पब्लिक आपका और अलीना के दरमियान कोई तनाज़ा समझ रही है, इनके साथ क्या आपको कोई वाकई ज़ाती मसला है या वो सिर्फ मशवरा ही था? कोई तनाजा नहीं है, किसी किस्म का कोई तनाजा नहीं है। वो जिस तरह एक घर का बड़ा एक छोटी को समझाता है, उसी तरह उसको समझाने की, बल्कि एक वीडियो में बाय द वे मैंने उसका जिक्र किया था। बाय द वे ये होता है कि गाड़ियां तोड़े जाना या बीएमडब्ल्यूज दिखाना या एप्पल और इन फोन्स के पीछे लगाना, तो मैंने कहा, मैंने बाय द वे उसका नाम लिया था कि इस किस्म की खवातीन अगर इस चीज को प्रमोट करती जाएंगी तो घरों में बैठी किसी गरीब रेडी वाले की बेटी या टिकटॉक लाइव पर वो एक रात में, वो तो 10 साल में नहीं उनका बाप उतना कमा सकता जो बाहर फ्रूट की रेडी लगाता है, या बेचारा जो मजदूर है या वो क्लर्क है, वो बेटी को कैसे बताया कि भाई नहीं तू किताबें पढ़, वो तो किताबें फेंक के बनेगी अलीना आमिर। तो उसको समझाई थी, तो उस पर वो अपनी एजुकेशन की जस्टिफिकेशन दे रही थी, जो बैकवर्ड के जो है वो कहती मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हूँ, और जो भी वो कहना चाह रही थी, तो उस पर वही एक बड़े भाई को या एक बड़े घर के बड़े को जिस तरह समझाना चाहिए उस पर बड़े हम्बल वे में उसको समझाया था। तो कोई कंट्रोवर्सी, तो किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी नहीं। मीडिया उसको जिस तरह मर्जी ले जाए, और वो मैसेज सिर्फ अलीना आमिर के लिए नहीं, वो हर उस खातून के लिए है जो नेगेटिव इस्तेमाल कर रही है। जो पॉजिटिव इस्तेमाल कर रही है, मैं हमेशा कोट करता हूँ, मैं डॉक्टर नादिशा खान अपनी मिसेज को कोट करता हूँ कि वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है, पढ़ी लिखी कंसल्टेंट औरत है, मैच्योर होके मीडिया पर आई है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इस चीज को क्लियर कर दिया। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे ये भी बताइएगा कि एज अ व्यूअर अगर हम देखें तो हम अपना इन्फ्लुएंसर किस तरह से उसको सिलेक्ट करें, कैसे मुंतखब करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा है डकी बाई के हवाले से भी लाखों लोग उनके पीछे भी थे और उनकी बातों पर अमल करके एग्जैक्टली तो अपने बहुत सारे पैसे उन्होंने गंवा दिए हैं। और एक सही इन्फ्लुएंसर का इंतखाब किस तरह से किया जाए, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो एजुकेशन है, ये तो मेरे कहने से या आपके कहने से लोग डिसीजन नहीं लेंगे। इट्स ऑल अबाउट एजुकेटिंग पीपल। हमारे मुआशरे को शुरू से लोगों के घरों में झांकने की आदत थी, ये अपने घरों में खुद कैमरे ले गए, वहां से एक बड़ी फॉलोइंग, फिर जेन जी वो देखती हुल्लड़बाजी मजाक शुगल मेला, जो देखते नहीं 14 अगस्त पे बाजे वाले क्या कर रहे होते हैं या वाई फायरिंग। तो जब तक हमने देखें शऊर नहीं दिया कौम को, हमने तालीम नहीं दी, तहजीब नहीं दी, हमने उनको खुद कहना बॉलिक कर दिया है, हमने उनको ले गए हैं आपस में एक दूसरे की तरफ हुल्लड़बाजी की तरफ। तो जब तक आप उसे एजुकेट नहीं करेंगे तो ये तो महजब और गैर महजब मुआशरे की चॉइसेस हैं। अब मिस्टर बीस्ट को भी तो लोग फॉलो, तो मिस्टर बीस्ट क्या करता फिर रहा है, वो दुनिया का नंबर 1 यूट्यूबर है, उसने फॉलोइंग ये इस तरह नाच गाने की तरह सनसनाहट तपतपाहट पड़पड़ाहट से हासिल की है या हेमोलॉजी से हासिल की है या वो कुछ और कर रहा है। इट्स मेरी 5 मिलियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, टोटल एजुकेटेड वीडियोस, और मेरी वीडियोस में तो कोई आके खवातीन नहीं नाचती या कोई इस तरह का सीन नहीं है, हम तो पढ़ते हैं और पढ़ा देते हैं लोगों को, इतनी इतनी रिसर्चर्स की टीम रखी हुई है। तो इट मीन वो क्लास मौजूद है ना जो सुनती है। लेकिन अब इट अगेन डिपेंड्स कि आपने अपने गिर्द
कचरा इकट्ठा करना है, मक्खियों का ढेर इकट्ठा करना है, Exactly. या आपने पॉजिटिव लोगों को, अच्छा फिर आप उन्हें इम्पैक्ट करें, उनमें भी वो लोग पॉजिटिविटी की तरफ चले जाए। तो ये डिपेंड फिर वही करेगा। और जो जैसे एप्स का कल्चर है, उसको नहीं पता होगा, मैं बड़ा क्लियर हूं रकी के मामले में कि इस मामले में उसको शायद नहीं पता था, और अगर पता था तो उसको गाइड नहीं किया गया था। एक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो ऐसे है जैसे आपने प्राइस बॉन्ड लिया, आप अपने कॉइन्स खरीदते हैं, वो कॉइन्स जो है वो, मेरी बड़ी डिटेल वीडियो है आज, वो 1 मिलियन पे मेरे पेज पे भी चंद घंटों में मैंने पढ़ाया उसमें कि क्रिप्टो ये है कि आपने प्राइस बॉन्ड लिया या आपने डॉलर लिए, ठीक हो महंगे गया को आपने अफान, बेच थैंक दिए। यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अफान कैसर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप इनको सुनते भी हैं, बड़े ऐसे अंदाज में इन डिटेल उन्होंने आज इन्फ्लुएंसर की हमें तारीफ भी बताई और ये भी बताया कि उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, पाकिस्तानी नौजवानों ने एक बार फिर से दुनिया को दिखाया है कि हमारे तलबा किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि मलेशिया में होने वाले इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में पाकिस्तानी टीम से शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 4 मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं बच्चों ने, जिनमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और भी ना सिर्फ पाकिस्तान की न्यूक्लियर एजुकेशन का रोशन सबूत है, बल्कि हमारे नौजवान साइंसदानों की मेहनत, उनकी काबिलियत और उनके अज़्म की अक्कासी भी करती है। बिल्कुल ऐसी है गज़ल, और जिस तरह गज़ल ने आपको इन डिटेल बताया, हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं अम्मार वड़ाइच, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अम्मार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है आप ही की पार्टनर ने, ततहीर आयमा नकवी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ततहीर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मार, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह से पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो ओलंपियाड में भी जाके अब पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद कर रहे हैं। बताइएगा किस तरह का इवेंट था और क्या क्या मुश्किलात के बाद आप यहाँ पे पहुँचे और ये मेडल आपने लगाया हुआ है? जी, तो सबसे पहले तो ये कि स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, हमारे 2 स्क्रीनिंग टेस्ट हुए थे, राइट। स्टेम कैरियर प्रोग्राम के ज़रिए भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और अलहदा इंसो का एक अपना स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, तो मैं उसके ज़रिए आया हूँ आउटरीच से, सही। बाकी तथहीर आई थिंक स्टेम प्रोग्राम से है। सही, तो तथहीर से भी पूछ लेते हैं। तथहीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ब्रॉन्ज मेडल की भी। ये बताइएगा कि किस तरह की आप लोगों की प्रिपरेशन थी आपके कंपटीशन से पहले, किस तरह से आपने तैयारी की? जी, पहले इसके जिस तरह अमार ने बताया कि 2 स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और उन स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद एक टीम सेलेक्ट 4 बच्चों की, और फिर उनकी 1.5 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी प्यास यूनिवर्सिटी में, जो कि PAEC के साथ इश्तराक से वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी। और उसके बाद काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग ट्रेनिंग के बाद फिर हमने इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था। ठीक हो गया। और ये बताइएगा कि आपके साथ 2 और भी ऐसे सितारे थे जिन्होंने माशाल्लाह से मेडल्स जीते हैं। सो ओवरऑल वहाँ का माहौल कैसा था, और पाकिस्तान की जानिब से पार्टिसिपेशन कैसी थी, दुनिया की जानिब से पार्टिसिपेशन कैसी थी? देखिए, चैलेंजिंग तो होता है काफ़ी, उधर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जिनकी हॉबी थी बुक्स पढ़ना और प्रैक्टिस करना एंड ऑल, तो हम काफ़ी घबरा रहे थे, बट हमारी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी थी, मतलब अबव एवरेज तो नहीं कहूँगा मैं, कहूँगा कि हम 4 गोल्ड मेडल जीत सकते थे, बट ये कि इतना पाकिस्तान में इसका शऊर नहीं है, उस वजह से हम लैग करें। सही हो गया। और तथहीर, बताइएगा आपके ओपोनेंट्स किस तरह से थे, उनकी प्रिपरेशन किस तरह से थी, किस तरह से आपने लीड किया, थोड़ी सी बताएं अपनी जर्नी, जब आप वहाँ गए तो क्या कुछ हुआ? डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। सिंगापुर, जापान और कोरिया जैसे कंट्रीज़, जहाँ का एजुकेशनल सिस्टम हमारे एजुकेशनल सिस्टम से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके एजुकेशनल सिस्टम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो वैसे बच्चों से compete करना डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है। तो ऑफ कोर्स हार्ड वर्क से और कॉन्फिडेंस से हमने compete किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ठीक हो गया। और साथ बताइएगा कि अब हमारा आपकी तरफ अगर आऊँ तो इसके बाद भी आपके कुछ गोल्स वगैरह हैं आगे किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के? देखिए, ये ओलंपियाड्स तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के होते हैं, राइट। इसकी कंडीशन होती है अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, एज लिमिट भी है, 18+ होना चाहिए, राइट। तो
मैं तो उस एज से भी शायद निकल गया और अब शायद यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट सही। होने वाली, तो सितारों से आगे, आगे जहां जी। और भी हैं और मुकाबले आप करेंगे। चले सही। इंशाल्लाह जिस तरह से अब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आपके लिए, हमारी भी दुआ है और हम आपको इस तरह से सराहते रहेंगे। थैंक यू सो मच तथीर, आपका भी है, थैंक यू सो मच अमार, आपका भी, कि आपने इस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया और फिर हमारी सुबह की को भी रोशन किया और हमें वक्त दिया। यहाँ पर आज की सुबह की सोच हमारी ख़त्म होती है, यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होगी। मुझे भी, हसनैन को भी और हमारी पूरी टीम को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।